हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रैंकर फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में। आप सभी लोगों का 11th का फिजिक्स का एग्जाम्स समाप्त हो चुका है और मैं आप सभी लोगों के सामने 11th का आंसर की मैच करवाने के लिए आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होगा। बट जैसे ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे मैं एक ग्रुप बना रखा हूं, उसमें मैंने मैसेज किया कि मेरे पढ़ाए हुए से 35 सवाल डायरेक्ट भिड़ गए, तो बहुत से स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर नहीं नहीं, ऐसे वैसे सिंबल डालने लगे। भाई, जो मेरे पास पढ़ा है ये बात मैं उनके लिए बोला हूं। आप तो पढ़े हैं नहीं है, आप जो पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे। आप क्या करते हैं, आप शुरू से पढ़ते नहीं है, 11th को रेस्ट ईयर समझते हैं, शुरू से पढ़ते नहीं है और सोचते हैं कि अरे लास्ट में क्रैश कोर्स का बिजनेस तो चल ही गया है, क्रैश कोर्स में किसी टीचर के पास चल जाएंगे। आप लोग आते हैं भीड़ में, ठीक है, क्रैश कोर्स में चल जाएंगे। और अभी देखिए, टीचर का भी दोष है, टीचर ही स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं देता है। वो क्या कहते हैं कि एग्जाम के लास्ट टाइम में हम ऐसे सवाल देंगे, इतने सवाल देंगे जो आपका सवाल एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाएगा। बस बच्चा एकदम आराम से सो जाता है कि अब क्या है भाई, अब क्या है, अब तो रट लेंगे चल जाएंगे, और नहीं तो वहां पूछा पूछी कर लेंगे। ऐसे में बर्बाद हो जाते हैं स्टूडेंट्स। भाई समझिए, हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट किया था, मगर हमारे ग्रुप में 400 से 500 बच्चे हैं। व्यूज कितना जाता था, 40-50 ऐसे करके। मैंने कहा चलो, जब मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं, आप भी लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने फिर अपना ऑफलाइन सेंटर पे ही करना शुरू किया। ठीक है, बट चलिए, हमारे पास अभी यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसलिए मैं जो आपका क्वेश्चन मिला हुआ है मैं क्वेश्चन से बताता जाऊंगा, लिख के मैं बताऊंगा। ऐसा बात नहीं है कि मुंह से बता दूंगा, जो मुंह से होंगे वो मुंह से बता दूंगा, वो जो पेन से होंगे वो लिख के बताऊंगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। लेकिन याद रहे, 11th आपका ऑब्जेक्टिव था, चल गया। 12th में ये गलती नहीं होना चाहिए। 12th में अगर आप ये गलती करेंगे तो भाई फिर उसका हर जाना। जिनको आगे पढ़ना है, बहुत से स्टूडेंट्स तो आईएससी सिर्फ हजारीबाग में रहने के नाम पे लेके आते हैं ताकि हमको 2 साल हजारीबाग में रहना मिल जाए, इसलिए आईएससी ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं और बता रहा हूं कि कभी भी भीड़ के पीछे मत भागिए। भीड़ भाड़ के पीछे जाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और मजे मजे में मत रहिए, मजे को मत खोजिए। बहुत सारा बच्चा होता है, यार मास्टर ठीक तो पढ़ाता है, मजा नहीं। तो मजा क्या लेने आए हो भाई? मजा के लिए मूवी है, ये सब देखो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका आज का पेपर है, देख सकते हैं, फिजिक्स का है। ठीक है, जैक का 40 सवाल का है। मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल है, द डायमेंशन, आप अपने मिलाइएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का किसके बराबर है भाई? मोमेंटम के नहीं, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम का इंपल्स के बराबर होता है, पावर का नहीं, टॉर्क का नहीं, टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है। देखो सुनो, वर्क का एनर्जी के बराबर होता है। वर्क का किसके बराबर होता है? एनर्जी का। देखो, एनर्जी का दो बेटा होता है, एनर्जी का दो बेटा होता है, हीट एंड वर्क। हीट के बारे में यहाँ पढ़ना नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। अगर एनर्जी, अगर मान लीजिए आपके पापा क्या है? यादव है, तो आप भी क्या होंगे? यादव। तो अगर ये यादव है तो ये भी तो यादव होगा। तो बोल रहा है कि वर्क डन का किसका बराबर होगा? वर्क डन के एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी के भी बराबर होगा। लेकिन देखिए यहाँ कि टॉर्क भी है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर है, और जूल को भी जब आप लिखेंगे तो न्यूटन मीटर होता है। अगर एनर्जी नहीं होता तो हम लोग टॉर्क को मारते। इतना डीप में पढ़ना होता है। आप लोग खाली रटुआ पढ़ाई पढ़ते हैं, रट लो भाई रट लो, अब हो गया काम, वैसे बर्बाद हो जाते हैं। रटुआ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। आज के टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता, फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है। आप लोग समझिए इस बात को, ठीक है? चलिए, दूसरा है, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अरे भैया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल बराबर एम बी आर। हमने कहा था मोमेंटम को याद रखो, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगल के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ, अभी इसके अनुसार से पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया था, एंगुलर ये रेडियस के अनुसार आ रहा है ना, एम बी आर। मोमेंट आप लोग रखते हैं, मैंने लिखने के लिए सिखा था। मास क्या होता है? केजी। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। रेडियस ये क्या होता है? मीटर। अब डायमेंशन लिखो। किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए आता है, मास का एम। मीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए एल, एल एल स्क्वायर। सेकंड किसके लिए आता है? टाइम के लिए, टाइम नीचे ऊपर चला जाएगा तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। देखो, मैंने लिखने के लिए सिखाया था, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हमने लिखने के लिए सिखाया था। हमने पहले ही कहा था कि रटा नहीं जा सकता, क्योंकि जितना यूनिट उतना डायमेंशन, बर्बाद हो जाओगे रटते रटते। लेकिन ये चीजें जब पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, वही करनी आज मिल रहा है, मिला लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं।
अगला पेपर है, अगला सवाल है क्या क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज इम्पल्स। अरे भैया अभी पहले मैंने बताया इम्पल्स मोमेंटम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। चौथा सवाल है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट वी कैन से अबाउट इट्स वेलोसिटी। सुनो भाई, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। स्पीड जो होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका बदल जा रहा है बार बार, पहले इस मुंह में, फिर इस मुंह में, फिर इस मुंह में। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा वेलोसिटी का, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज होने के कारण आपका जो वेलोसिटी है वो चेंजेबल कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सुनो, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान मोशन, एक समान मोशन में एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी v1 बराबर v2 बराबर v3 रहेगा, और आपको पता है एक्सेलरेशन था v माइनस u बाई टी। अगर ये दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तब आते हैं ऑप्शन पे, एक कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म कहां से होगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार मेंटेनिंग स्टेडी, स्टेडी का मतलब ये होता है कांस्टेंट। एक कार कमिंग टू स्टॉप एट अ ट्रैफिक लाइट, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो जाएगा एक कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ रहेगा। अगर ये रुका हुआ और स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा एक कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। क्लियर? आगे है छठा नंबर, एक न्यूमेरिकल है, कहता है कि इफ द फर्स्ट 10 सेकंड में एक बॉडी है, उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज कर 10 से 20 हो रहा है, और अगले 30 सेकंड में 20 से 50 हो रहा है, तो बोल रहा है कि इसका एवरेज क्या है। अरे भाई एवरेज क्या होता है इसमें, पहले केस में निकालो, तो पहले केस में निकालेंगे कि 20 माइनस 10 बटा 10 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में निकालेंगे तो 50 माइनस 20 बटा 30, यहाँ भी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका दोनों केस में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब अलग अलग आता तो कैसे होता है, अब जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब तो आप लोग पास हो गए। कहता है इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देन रिजल्टेंट विल बी, हो अरे भैया दो वेक्टर्स ऑफ सेम डायरेक्शन, तो अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर भी इधर है, तुम उधर जा रहा उधर जा रहा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। और ट्वाइस नहीं दिया है ऑप्शन में, क्या दिया है? ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ऐड होगा। क्यों? जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। और आप लोग रिजल्टेंट इसका पढ़ते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान जीरो रखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी। बताइए, यही होगा। अब दो इक्वल है तो दोनों जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर अपोजिट, पिछला बार अपोजिट का पूछा था, अपोजिट में कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपसे यहाँ ट्वाइस भी दे सकता था लेकिन ट्वाइस नहीं दिया है। कहता है इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v एट एन एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल विद अनदर बॉडी b, मतलब दो बॉडी है, एक a है और एक b है, वो फेंका जा रहा है। कहता है कि a जो है वो 30, मान लो कि देखो एक ऐसे है एक ऐसे है, यहां से a फेंका जा रहा है और यहां से b फेंका जा रहा है। a जो है कितने डिग्री से फेंका जा रहा है? 30 डिग्री से, और b जो है वो 60 डिग्री से। तो बोल रहा है कि रेंज का रेशियो क्या होगा? अरे भाई आर ए रेशियो आर बी निकालना है। आपको पता है कि वेलोसिटी सेम है, जब वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी आपको पता है रेंज बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी दोनों जगह कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यू कांस्टेंट आएगा, तो आपसे सिर्फ साइन 2 थीटा यहाँ पे और साइन 2 थीटा यहाँ पे साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 60 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 120 आ जाएगा। साइन 60 क्या होता है? √3/2। इसका मतलब √3 वाला आंसर होगा, और वो होगा जिसमें √3 पहले होगा। तो सी ऑप्शन आपका देख सकते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। इसका हो जाएगा 1/2 कट जाएगा। ऐसे बनाना था।
ऐसे बनाना था। बट इतना डीप में आप लोग पढ़ेंगे तब तो रट के चल जाते हैं, रेंज बराबर आर यू बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ऐसे करके पढ़ के जाइएगा भाई, तब बनेगा आपसे सवाल। वैसे आप लोग कुछ भी कहानी बना के जाइएगा, अभी नोट्स दे के पढ़िएगा तो हो जाएगा। द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ, ओहो ट्रेजेक्टरी पाथ क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे, ये है ट्रेजेक्टरी पाथ, ये है ट्रेजेक्टरी पाथ, जैसे इसे किसी चीज को फेंकते हैं हम लोग तो ये कैसा पाथ होता है, पैराबोला। अब बता पैराबोला किस पे डिपेंड करता है भैया, एक्सेलरेशन पे करता है, एकदम एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे है तो एक्सेलरेशन पे करेगा ही, इनिशियल पोजीशन पे जरूर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पे जरूर करेगा, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं देंगे तो कहां से फेंकाएगा, इनिशियल पोजीशन हमारा कुछ रहेगा ही नहीं तो फाइनल पोजीशन कहां, ऊपर से फेंक देंगे, तो सब पे डिपेंड करेगा। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, व्हाट इज द शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी, ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अरे भैया सर्टेन हाइट से बोले तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो हमेशा पैराबोलिक ही होता है, कैसा होता है, पैराबोलिक। क्लियर। 11 नंबर बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ इतना है, फोर्स इतना है, तो फोर्स दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, F बराबर ma का फॉर्मूला लगाइए और उड़ा दीजिए। क्लियर, इसको तो हम नहीं बताएंगे। आगे है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वायर बटा r, और आप जानते हैं कि फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, तो ac का मान हो जाएगा v स्क्वायर बटा r होगा, क्या होगा v स्क्वायर बटा r, लेकिन आपके ऑप्शन जो है वो थोड़े थोड़े गलत हैं, v बटा r दिया हुआ है, तो आपको लास्ट में वही मानना था बट वो होगा नहीं, v स्क्वायर बटा r होगा। क्लियर। कहता है इट इज द कॉमन टू गिव अ सडन जर्क। अरे भैया सडन जर्क न्यूटन्स लॉ पढ़े हो, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ, सडन जर्क का मतलब अचानक हिलना, तो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया किसमें पढ़ना होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, समझे। जो गाड़ी से हम लोग चलते हैं, गाड़ी रुकता है तो हम लोग हिल जाते हैं, बस ट्रेन चलता है तो हिल जाते हैं, वो क्यों होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, और लॉ ऑफ इनर्शिया को सडन जर्क बोला जाता है। ठीक है। What is the physical quantity which is change in momentum? अरे भैया चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, G बराबर P2 माइनस P1। क्लियर। An object moves on, 15 नंबर सवाल, an object moves on smooth inclined plane without slipping, the work done by the inclined plane surface on the ball। देखो समझो इस चीज को, एक प्लेन सरफेस है, ऐसे एक ये पृथ्वी है, इस पर एक इंक्लाइन सरफेस, इस पर जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन स्मूथली पे कर रहा है, तो देखो स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, और फ्रिक्शन के कारण काम तो होगा नहीं, वर्क डन जो है वो फ्रिक्शन के कारण तो काम होगा नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो जा रहा है, इसका नॉर्मल किधर काम करेगा, नॉर्मल फोर्स किधर काम करेगा, सुनो अगर फ्रिक्शन जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स तो उसके ऊपर काम करेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, इसके कारण तो जीरो हो गया। अब ये जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा उसके कारण क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो नॉर्मल फोर्स के कारण भी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, 0 डिग्री, और आपको पता ना, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑफ कोर्स 90 के केस में मान क्या होता है, 0 डिग्री, तो आपका जो वर्क डन हो जाता है वो क्या होता है, 0। क्लियर, 0 होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि इसके बीच, अब ऑप्शन मिलवाने के लिए नहीं लाए भाई, हम आपको सटीक सॉल्यूशन करवा के देंगे। बोला इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100% देन द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p स्क्वायर बटा 2m होता है, 2m से कोई मतलब है नहीं। अब p स्क्वायर है, पहले 100% सुनिएगा, 100% हो रहा है, 100% का मतलब क्या है, 1 होता है, 1 से 100% बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब पहले 1 का स्क्वायर करेंगे बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 से 4 कितना बढ़ा, 3, 3 बढ़ने का मतलब 300% आंसर। और अगर जिनको इससे दिक्कत होता है वो भैया ऐसे नहीं करना था, आपको 100 प्लस 100 प्लस 100 गुने 100 बटा 100, जितना बार बढ़ा, एक बार दो बार लिख दो, दोनों को गुना कर दो, कट गया 100 200 और 300, बस यही तो था, आपको ये सब नहीं करने का जरूरत था, हालांकि मैं सब बता दे रहा हूँ, करने की जरूरत नहीं था, आप यहाँ से भी कर सकते थे, मेरी बात को समझ गए आप लोग। चलिए 17 नंबर कहता है कि फोर्स इतना है और डिस्प्लेसमेंट इतना, तो वर्क डन क्या होगा, अरे भैया वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन बराबर फोर्स एफ डॉट एस, एफ कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस k,
आपको पता है, आपको क्या पता है कि डॉट डॉट अपने अपने के साथ करता है गुन्ना। क्लियर? तो 2 2 जा -4 3 -1 के आएगा ना वो माइनस प्लस के माइनस के, तो -5 और 3 -2 जूल आंसर, 2 यूनिट, जूल बोल रहे हैं, 2 यूनिट आंसर। डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट हमने आपको करवाया है। आगे देखिए, ए स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग चलो एक्सटेंडिंग ये कह रहा है, तो तनाव खींचने में कितना बल लगेगा, समझिएगा मेरी बात को। एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंडिंग पावर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है कितना, 800 न्यूटन पर मीटर। इसको खींच दिया है 15 सेंटीमीटर तक, तो 5 से 15 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना काम लगेगा, कितना वर्क होगा, तो इसका वर्क डन होता है हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। जैसे भी करना है कर लो, आपको पता है कि ये, और जहां वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव। ये 800 हो गया, न्यूटन मीटर में है, ये पर मीटर में है, तो ये 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 200। अब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर में 2 मीटर में बदलने के लिए इससे भाग देंगे डबल 100 से, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8 जूल। क्लियर? फॉर्मूला था ये कहता है, अरे एक चीज देखो, एक चीज पूछा हुआ है 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक सीसॉ है जो ऐसे वाला होता है ना, ऐसे वाला, आप तराजू मान लो ना, तराजू, दोनों बच्चा अगर दो, चलिए हाँ क्या है सीसॉ, मान लीजिए तराजू है, तराजू अगर इधर भी 5 केजी का है और इधर भी 5 केजी का है तो ये बैलेंस रहेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इधर हम 8 केजी का कर दें और इसको बीच में रखें तो बैलेंस नहीं रहेगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो चीज है हैवियर वेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किधर वेट होगा, हैवियर वेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंसिंग जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये x1 है और ये x2, डिस्टेंस x1 x2 है, और ये अगर m1 है और m2 है, तो इसका होता है m1 x1 बराबर m2 x2, ऐसा करके बनता है। खैर ये चीज आपको इसमें तो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि अगर इन सीसॉ वेयर शुड हैवियर पर्सन को कहां बैठना पड़ेगा, तो हैवियर पर्सन को बैठना पड़ेगा इसके नजदीक में, इसके नजदीक में। यही था, में भी हो सकता है ये सब आप, ये वाला आप लोगों से छूट सकता था, ठीक है। टॉर्क का यूनिट पूछा है न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूटन मीटर हो जाएगा। हु फॉर्मूला द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अरे भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कौन दिया, न्यूटन दिया है ना, न्यूटन दिया है ना भैया। लेकिन बड़ा जी का खोज का कौन किया, मान हेनरी कैवेंडिश। ग्रेविटेशनल लॉ तो दिया है वो, ठीक है, लेकिन बड़ा जी का मान जो होता है 6.67 करके, वो कौन दिया है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक। आगे चलेंगे हम लोग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे भाई F r स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के बारे में बोला तो मास उसमें लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये डबल हो गया तो 2r स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा 4, मतलब 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/4, नीचे 4 आ जाएगा। क्लियर? F बराबर gm1 m2 बटा r स्क्वायर जानते हैं ना। एक्स स्क्वायर वेलोसिटी पूछा हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मैंने मून के लिए भी लिखा था 2.35, ठीक है। बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F इफ masses ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज हाफ विदाउट अल्टरनेटिंग द डिस्टेंस। कह रहा है कि डिस्टेंस को कुछ नहीं किया जाता, मास को क्या किया गया, मास को अगर हाफ कर दिया गया, हाफ भाई, तो दो मास होता है ना, m1 m2। अब इसको भी हाफ करेंगे, सुनना मेरी बात, इसको भी हाफ करेंगे तो m/2 हो जाएगा, मतलब नीचे 2 लेगा, और इसको भी हाफ करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर ऊपर क्या रहेगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/4। इसका मतलब पहले था F, तो अब हो जाएगा F/4। बहुत हल्का सवाल था यार। क्लियर? विच ऑफ द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल, अरे भाई रखते रखते थक गए हो यार। मोस्ट इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देखे होंगे अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो, ठीक है। मोस्ट इलास्टिक बिहेवियर में देखा जाता है, मोस्ट इलास्टिक जो होता है वो स्टील होता है,
रबर मार देता है, बहुत लोग रबर मार देता है, रबर है, हाँ रबर भी है, रबर नहीं होता है, रबर से भी ज्यादा यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है ना, इसमें समझ रहे हो। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो एक इसमें पढ़ना होता है स्ट्रेस, क्या पढ़ना होता है, स्ट्रेस, यही होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी में पढ़ना होता है स्ट्रेन, चैनल लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, वो तो है नहीं। इसी में इलास्टिसिटी से, ये जो होता है ना इलास्टिसिटी, ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई सिग्मा बाई ई, तो इसी से पता चलता है कि कौन कितना इलास्टिक है। क्लियर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप ड्यू टू रेजिस्टेंस इन फ्लूइड फ्लो, अरे फ्लूइड फ्लो में रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, विस्कस फ्लो के कारण, विस्कस फोर्स के कारण, जिसको बोलते हैं श्यान बल, श्यानता बल, हिंदी में सुन लेंगे श्यानता बल बोलते हैं उसको, आपके एग्जाम में भी दिया हुआ। जैसे देखो, जैसे हम लोग ऐसे फील्ड वगैरह में दौड़ते हैं तो बहुत स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन जब हम नदी में दौड़ते हैं तो क्यों नहीं दौड़ पाते जोर से, इसी विस्कस फोर्स के कारण। ठीक, विस्कोसिटी जो है वो हमेशा गाढ़ेपन के अनुसार बढ़ता जाता है, विस्कोसिटी क्या होता है, बोलना कि गाढ़ापन होता है। ठीक, स्मॉलर द एरिया ऑफ व्हिच ऑफ एक्ट्स ग्रेटर इज द इंपैक्ट, द कांसेप्ट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे, सुनो एरिया को क्या किया है, लेस किया है, हाँ एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन में इम्पल्स का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन में एरिया को मिनिमाइज किया जाता है। स्मॉलर द एरिया ऑफ व्हिच फोर्स एक्ट्स, हाँ फोर्स बोल रहा है ना, तो ये होगा सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब हर एक लेंथ में कितना फोर्स काम कर रहा है वो होता है सरफेस टेंशन। लेकिन जो प्रेशर होता है वो कितने एरिया पे फोर्स काम कर रहा है, एरिया के बारे में पूछा हुआ इसलिए ये होगा। अगर लेंथ के बारे में पूछता तो हमारा सरफेस टेंशन होता। देखो डिटेल में करवा दे रहा हूँ भाई। इंसेक्ट्स आर एबल टू रन द सर्वाइव, भाई इंसेक्ट्स क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन जो है उसके शरीर को लोचदार झिल्ली प्रदान कर देता है। बस ये तो बहुत हो सकता है ये सवाल आपसे ना होता, उतना आप लोग नहीं समझ पा रहे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी में पढ़ना। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो भी हाइड्रोलिक आएगा वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर जाएगा, जिसमें भी पानी का जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारा जाएगा उसी पे, आर्किमिडीज सिद्धांत पे, सॉरी पास्कल लॉ पे, पास्कल लॉ पे, आर्किमिडीज पे जाएगा तैरने वाला, पास्कल्स लॉ पे, पास्कल्स लॉ। पॉइजली क्या होगा, पॉइजली वो जो होता है विस्कोसिटी से इन सब का जो होता है यूनिट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तैरने के बारे में बताता है। बर्नौलिस प्रिंसिपल एनर्जी वाला बोलता है व्हेन वाटर इज हीटेड 0 to द वॉल्यूम। अरे भाई आपको बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ाए थे ना, आप जहां भी पढ़े होंगे वहां पे देखे होंगे। देखो एक चीज याद रखो, सवाल हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर है और ये डेंसिटी है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है। इसका मतलब 0 से बढ़ेगा तो 4 तक बढ़ेगा और 4 के बाद घटेगा। लेकिन यही चीज अगर वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम उल्टा होता है। तो वॉल्यूम में यहाँ पे 4 डिग्री पे क्या होगा, ये हो जाएगा टेम्परेचर पे। तो वॉल्यूम जब 0 से 4 आएगा, टेम्परेचर जब 0 से 4 आएगा उस समय क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, घटेगा और 4 के बाद बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा। एक चीज को याद रखना है, ये 4 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मछली लोग पानी के तल में रहता है इसी के कारण होता है, फ्रिज में खाना संरक्षित रहता है इसी टेम्परेचर पे रहता है, आप लोग समझना चाहिए, है ना। उष्मा स्थानांतरण का सबसे तेज, अरे भाई रेडिएशन, फास्टेस्ट मेथड कौन सा होता है, रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में सबसे फास्ट रेडिएशन होता है, इसलिए तो सूर्य से किरण आता है जल्दी से, हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, इसको तो जानना है, सुनना कुछ नहीं, सीधा मार देना था। Which of the following properties cannot be used to describe the state of system? सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए कौन सा यूज नहीं होगा, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का क्या काम है थर्मोडायनामिक्स भाई, कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग पढ़ते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं, आइसोकोरिक, आइसोपिस्टिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहाँ आता है, कहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एसएचएम वाला बच्चा नहीं पढ़ता है और ये गलत करा देता है, एसएचएम वाला, ठीक है। एसएचएम क्या होता है, एसएचएम से हर बार 2-3 सवाल आ जाता है भाई। इस बार पूछा है इन एसएचएम द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, सुनो। जो एक्सेलरेशन होता है
वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। और ये एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सुनो, ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एक्स के। डिस्प्लेसमेंट के किसके? डिस्प्लेसमेंट के। सुनना मेरी बात, अगर मैं इधर भी m से गुना कर दूं और इधर भी गुना कर दूं तो ये क्या f बन जाएगा, और ये m तो कांस्टेंट है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स भी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन रहे या फोर्स रहे, डिस्प्लेसमेंट का ही वो होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का तथा इन एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा कांस्टेंट रहता है? हीट कांस्टेंट रहता है भाई, हीट कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर में आइसोथर्मल में टेम्परेचर रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम रहता है, और आइसोबैरिक में प्रेशर रहता है। ठीक। इन एसएचएम द मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा? इन एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी को याद होगा तो आप जो जानते होंगे कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सुनिए थोड़ा सा, ये अगर ऐसे हुआ, ठीक है, ये फिक्स चीज है, ये यहां से हिलेगा तो एक मैक्सिमम ये यहां तक जा सकता है, उसके बाद ये इधर यहां जा सकता है। इसका मतलब ये यहां पे आ सकता है और ये यहां पे आ सकता है। ये एक्सट्रीम मीन है, एक्सट्रीम, और ये मीन पोजीशन। सुनो, मीन पोजीशन पे यहाँ पे एक्सेलरेशन और फोर्स ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के बाद ये जस्ट इधर मूव होना चाहता है, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगा देता है। तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। चलो ठीक है, ये रटने वाली बात हो गई। ठीक है, अब सुनो, इधर सुनो, ये कह रहा है कि वेलोसिटी कहाँ जीरो मैक्सिमम होगा? वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए इस x को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये पूरा घट जाएगा, और ये पूरा घट जाएगा तो इसका इफेक्ट पूरे पे पड़ जाएगा। तो अगर इसको मैं कम कर दूं, और कम करते करते अगर एक टाइम में जीरो कर दूं, तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ हमको रूट ए स्क्वायर बचेगा, तो रूट ये बच जाएगा, तो क्या बचेगा? ये ए, और इधर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? भी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू एसएचएम में। तो ये एक्स जीरो कब होगा? जब ये मीन पोजीशन पे रहेगा। एक्स जीरो होने का मतलब है कि ये मीन पोजीशन पे है। रटना नहीं है भाई, देखो हम समझा के लिख रहे हैं, नहीं कि टिक करवा दे रहे हैं खाली। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दिया आपको, तो मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। ठीक। द रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम इज ऑलवेज, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। भाई रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। 39 नंबर बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज क्या होता है? 1/t होता है, इसी को पर सेकंड बोलते हैं, पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। क्लियर? बोलता है स्पीड ऑफ वेव इज डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट। अरे भाई v बराबर एन लैम्बडा। एन क्या होता है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ये एन नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। चलो फाइनली आपका सारा सवाल हमने करवा दिया, आप लोग उम्मीद है मिला लिए होंगे। देखिए भाई पढ़ा कीजिए, आप लोग पढ़ने आए हैं तो पढ़ा कीजिए। और मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि आप लोग कभी भीड़ के पीछे मत भागिए। देखिए क्योंकि ऐसा क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि जहाँ भीड़ ज्यादा है वहाँ पे बहुत, अरे कुछ नहीं होता ऐसा यार। आप लोग बच्चे नहीं रहे, ठीक है, 11th में थे, अब नए नए आए, आपको नहीं पता था, जहाँ पे जो लोग भेज दिए चले गए। लेकिन अभी आपके पास मौका है, क्योंकि आपके सामने 12th है, तो आप थोड़ा सा समझ के अपना एडमिशन वगैरह करवाएं। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। अगर आप हमारे साथ 12th से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।